नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक सुबह 10 बजे होनी है। लोक भवन में ये बैठक होगी। यूपी कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, तो सुबह 10 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर? व्यस्ततम कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री के आज इस बैठक को रखा गया। निश्चित तौर पर इस बैठक के दौरान देखने को मिलेगा तमाम जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए जो प्रस्ताव हैं उनको आज कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और कहीं ना कहीं उस पर चर्चा होगी। उसके बाद अंतिम मोहर लगेगी। पिछले अगर जो कैबिनेट प्रस्ताव आए इनको देखें, नजर डालें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, जहाँ पीडब्ल्यूडी और साथ ही साथ औद्योगिक विकास, ये तमाम और निकाय, ये 5 ऐसे विभाग हैं जिसमें से लगभग हर विभाग से कुछ ना कुछ आता है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी ऐसे आने की उम्मीद है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग, जो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर्यटन के क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, उनमें उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना पर्यटन के साधन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ जो बाहरी पर्यटक आएंगे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ करने में उसका फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैबिनेट की बैठक लेंगे तो ये तमाम अहम प्रस्ताव होंगे जो मुख्यमंत्री के सामने या कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और उसको चर्चा होने के बाद उन पर अंतिम मोहर लगेगी। जी बिल्कुल अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। अलीगढ़ और फिरोजाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर प्रदेश के मुखिया है। कल जहां झांसी और प्रयागराज दौरे पर थे, आपको बता दें कि आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन हर जिले में सीएम योगी नाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार अलीगढ़ और फिरोजाबाद में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कई वर्ग और कई सेक्टर्स के लोग इसमें सम्मिलित होंगे, जिनसे सीधी वार्ता करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही योगेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बेहद महत्वपूर्ण आज अलीगढ़ का ये दौरा रहने वाला है। कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। मिनट टू मिनट क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अलीगढ़ में? देखिए, मैं अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करूं, 1:15 पर वो यहाँ पर नुमाइश ग्राउंड जो काफी बड़ा मैदान है वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर आने के बाद वो प्रबुद्ध जन को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करने के साथ ही वहाँ पर जितनी भी परियोजना है, जो करोड़ों रुपए की परियोजना है, कुछ का शिलान्यास करेंगे और कुछ की घोषणा करेंगे। इसके अलावा जो उसके बाद करीब 2:30 बजे के करीब वो यहाँ से फिरोजाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये सब का मिनट टू मिनट तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के जीटी रोड जो दिल्ली और गाजियाबाद, वो अलीगढ़ और गाजियाबाद के बीच में है, और खैर रोड, ये इनको मतलब इन पे 8 बजे तक जो ट्रैफिक है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब जहाँ प्रशासन की मर्जी होगी वहाँ निकलेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से उसको प्रतिबंधित कर दिया है। उस रोड पर पड़ने वाले कई स्कूलों को की भी छुट्टी कर दी गई है। सुरक्षा के पूरे काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी जी वैसे तो अलीगढ़ में अक्सर आते रहते हैं क्योंकि कई उनके दौरे हो चुके हैं लेकिन इस बार जितनी सख्ती या जितने तगड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं मतलब वो काफी अच्छे देखने लायक इंतजाम है। इसके अलावा जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है उसमें यहाँ पे जितनी भी तहसीलें हैं सब जगहों से लोगों के आने के इंतजाम किए गए हैं। सब लोग बाग यहाँ पर आएंगे और जहाँ तक उम्मीद है अच्छी खासी
भीड़ प्रबुद्ध जनों की यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा जो घोषणाएं हैं अलीगढ़ की, वो सबसे बड़ी यहाँ पर एक समस्या है ट्रांसपोर्ट। देखिए जो बसें खड़ी होती हैं वो कई बेतरतीब खड़ी होती है। जहाँ तक उम्मीद है आज ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो गन्ना किसान है उनका जो गन्ना है वो सही ढंग से पिर नहीं पाता, और मतलब जो साथा मिल है उसकी क्षमता कम है। उसी को लेकर के आज उसकी पुनर्स्थापना की घोषणा भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलीगढ़ की ट्रैफिक की समस्या के लिए यहाँ पर 4 फ्लाईओवरों का वो घोषणा करेंगे, जिसमें से एक पारसी की तरफ है, एक रोड की तरफ है और एक 700 रोड की एक और फ्लाईओवर है। इस तरीके से ये फ्लाईओवर के बाद ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा जो वो यहाँ पर जितनी भी जो सुरक्षा की दृष्टि या मान लो और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की भी वो अधिकारियों के साथ समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है योगेंद्र, तमाम देखिए परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और करीब 11 साढ़े 11 के बीच अलीगढ़ पहुंचेंगे। हमारे साथ अश्विनी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चूंकि अलीगढ़ का और फिरोजाबाद का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और ये कोई पहला दौरा नहीं है, लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से आगे आने वाले चुनाव हैं, नगर निकाय चुनाव है, और इसी को लेकर ये ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं। जनता पार्टी की रणनीतिक तौर पर क्या रणनीति रहती है, इसको समझ पाना किसी की बस की बात नहीं है। जहां एक और समाजवादी पार्टी अभी उपचुनाव में लगी हुई है तो बहुजन समाजवादी और कांग्रेस अभी गायब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अघोषित रूप से चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है, संगठनात्मक निकाय चुनाव का कर चुकी है। जिस तरह मुख्यमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले देखिए गाजियाबाद गए, नगर निगम गाजियाबाद है, उसके बाद झांसी गए, झांसी नगर निगम है, प्रयागराज गए, प्रयागराज नगर निगम है, अब जो है अलीगढ़ और फिरोजाबाद का दौरा है। दोनों नगर निगम है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अघोषित रूप से कार्यक्रम जो है चुनाव को लेकर शुरू हो चुके, क्योंकि पूरी आशंका है कि अगले महीने किसी भी दिन जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है और उसके बाद कोई भी सरकारी जो है उद्घोषणा नहीं हो सकती है, कोई लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो सकता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बखूबी इस चीज को जानते हैं, या क्यों कहे भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बखूबी जानती है कि 17 नगर निगम है, 17 के 17 अगर नगर निगम जीतते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश 2024 के लिए जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों की में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति का है तो भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 नगर निगम नहीं जीत पाती तो कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू होंगे, और निश्चित तौर पर उसी को लेकर किस तरीके से अघोषित रूप से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, कल भी 2 जिलों के दौरे पर रहे थे और दोनों नगर निगम थी, आज फिर 2 जिलों के दौरे पर है, बाकायदा वहां जाएंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा उसको संबोधित करेंगे, साथ ही साथ जो तमाम परियोजनाएं होंगी उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बात करें कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल कर सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे अगर बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सरकार की है तो कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा, और उसी का नतीजा रहा कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा चोट की थी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता उससे त्रस्त थी और उसने बदलाव किया। लेकिन 2022 में जब लोग विधानसभा चुनाव हुआ तो कानून व्यवस्था का ही जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा खुले मंचों से किया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या तमाम अन्य मंत्री हो। कानून व्यवस्था को लेकर उन लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी और आज क्या। जनता ने इस चीज को भी स्वीकार किया और 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रिपीट किया, और ये 1-2 साल नहीं 37 सालों बाद ऐसा हुआ था। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाती है कि वो 17 की 17 नगर निगम जीते और जिससे 2024 की जो रास्ता है वो आसान हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है देश का, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो स्थिति मजबूत जिस पार्टी की रहती है वो केंद्र में काबिज होने में उसको देर नहीं लगती। निश्चित तौर पर तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम अन्य बड़ी पार्टियां हों, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जो लोग, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए या फिर उनके जो सहयोगी लोग हैं उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनावी मोड में तरीके से आ चुकी है, वो भी लेकिन अघोषित रूप से। लगातार जिलों के दौरे हो रहे हैं, प्रधान मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, तमाम जो उप मुख्यमंत्री दोनों वो लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के वो दौरे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले में जब निकाय चुनाव होंगे तो यही चीजें प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए रहती हैं। जी
बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से अभी ये पूरा दौरा देखने को मिल रहा है, आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से चुनाव प्रचार है, अघोषित तौर पर ये पूरा दौरा हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार को देखते हुए ये पूरी चीजें की जा रही है। हमारे साथ लगातार योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था का जिक्र अश्विनी भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उसका भी जायजा लेंगे। क्या वहां पर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों और कई अधिकारियों अफसरों से बातचीत कर सकते हैं, समीक्षा बैठक कर सकते हैं? जैसे समीक्षा बैठक का अभी तक तो कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन क्योंकि जब जिस जगह जो प्रबुद्ध जनों की मीटिंग है तो उसमें अगर वहां पे सारे अधिकारी होंगे, सब चीज, तो हो सकता है वहीं इस तरीके की कोई मीटिंग हो जाए। इसके अलावा जो जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि वहां पर जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव है, तो नगर निगम के चुनाव के लिए यहाँ पर जो करीब 75 करोड़ रुपए की सौगात है जो नगर निगम की सफाई व्यवस्था के लिए और बाकी जो नालों की सफाई उन सब के लिए यहाँ पर देंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगले महीने किसी भी क्षण जो आचार संहिता लग सकती है, तो इसलिए जो बीजेपी और जो यूपी की सरकार है वो पूरी तरीके से इस बात को समझते हुए जितने भी शिलान्यास है उन सबको करने की कोशिश कर रही है। और जितने भी लोग आ गए इस बार जैसे देखने में आ रहा है कि अतरौली तहसील से जितने भी तहसीलों से है, जब 6 तहसील, सब जगहों से लोगों को बुलाने की पूरी व्यवस्था है। और अभी थोड़ी देर में देखने में आएगा कि कितनी बड़ी भीड़ वहां जुड़ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रशासन ने वहां पर पंडाल तैयार किया है, जो काफी बड़ा पंडाल होता है वो वहां पर तैयार किया गया है, और जो पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां पर अच्छी खासी की गई है। इन सब चीजों को देखते हुए लगता है वहां पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है। और लोगों को भी पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि जो अलीगढ़ के लिए वो क्या क्या घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नगर निगम है, नगर निगम को इस वक्त सबसे ज्यादा फंड की जरूरत है। और यहाँ पर जो जैसे मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम के लिए जो भी करी, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। अब जल निकासी का जब तक कोई फुल प्रूफ प्लान नगर निगम के अधिकारी शासन को नहीं भेजते, जब तक तो मुख्यमंत्री उसकी घोषणा नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी घोषणा हो जाए। ठीक है अश्विनी और योगेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज मुजफ्फरनगर दौरा है। आज 11 बजे खतौली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। खतौली में राजकुमारी सैनी के लिए सभा करते हुए नजर आएंगे। खतौली विधानसभा के बड़सू गांव में ये जनसभा होनी है और इसी गांव में जनसभा के द्वारा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो खतौली में कहीं ना कहीं उपचुनाव है और इसको देखते हुए डिप्टी सीएम ने कमान संभाली है, तो खतौली पहुंचेंगे और राजकुमारी सैनी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए, सभा करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, चूंकि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं और राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जनसभा करते हुए नजर आएंगे, क्या तैयारियां, क्या पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, लगभग 1 बजे के आसपास डिप्टी सीएम मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में पहुंचेंगे। वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद एक बरसू गांव पड़ता है, बरसू गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो उनका प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी, उसको जिताने की अपील करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का इटावा दौरा आज है। मैनपुरी उपचुनाव में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जसवंत नगर में निजी गेस्ट हाउस में ये सम्मेलन होना है। तो करीब 3:30 बजे सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे दें, मैनपुरी उपचुनाव को देखते हुए ये पूरा दौरा माना जा रहा है। जसवंत नगर में निजी गेस्ट हाउस में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से लगातार प्रबुद्ध जन सम्मेलन से बीजेपी सरकार जुड़ने की कोशिश कर रही है, जनता से सीधा संपर्क साधने के प्रयास में है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इटावा दौरे पर रहे हैं, तो मैनपुरी उपचुनाव में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
जसवंत नगर विकास खंड में प्रचार करेंगी डिंपल यादव। आज सैफई क्षेत्र के कई गांवों में प्रचार करेंगी डिंपल यादव। आदित्य यादव परिवार के अन्य लोगों के साथ मौजूद होंगी। तो आज सैफई में डोर टू डोर प्रचार करेंगी डिंपल यादव। तो आज सैफई क्षेत्र के कई गांवों में प्रचार करती हुई डिंपल यादव नजर आएंगी। तो डोर टू डोर आज ये पूरा कैंपेन चलने वाला है, जहां पूरा परिवार मौजूद होगा डिंपल के साथ। तो जसवंत नगर विकास खंड में प्रचार करती डिंपल यादव नजर आएंगी। देखिए, मैनपुरी से डिंपल यादव उपचुनाव के लिए उतरी हैं और इस दौरान चुनाव प्रचार करते हुए डिंपल यादव नजर आएंगी। उपचुनाव नजदीक है और इससे पहले सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वही सपा की तरफ से डिंपल यादव को उतारा गया है। मैनपुरी जो सपा का गढ़ कहा जाता है, और इसके साथ ही लगातार सपा के पलड़े में ये सीट रही है। तो मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव होना है। 5 तारीख को ये उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा और 8 तारीख को इसकी गिनती की जाएगी। और उससे पहले चुनाव प्रचार करती हुई डिंपल यादव और अपने पक्ष में वोट मांगती हुई डोर टू डोर जाती हुई नजर आएंगी। तो जसवंत नगर विकास खंड में प्रचार करेंगी डिंपल यादव। बड़ी खबर इस वक्त इटावा से दे रही हैं। आज सैफई क्षेत्र के कई गांवों में प्रचार करती हुई डिंपल यादव नजर आएंगी। तो अपने गढ़ को किस तरह मजबूत करना है और प्रत्याशियों को किस तरह ये चुनाव प्रचार करते हुए पूरा यादव परिवार इस दौरान डिंपल यादव के साथ मौजूद होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, देखिए, उपचुनाव से पहले लगातार सभी पार्टियां अपनी ताकत आजमाने में लगी हुई है और डिंपल यादव अपने पक्ष में वोट मांगती हुई डोर टू डोर नजर आएंगी। क्या कुछ पूरा डिंपल यादव का ये पूरा कैंपेन रहने वाला है? देखिए, चुनाव वोटिंग से पहले पूरा सभी परिवार एक हो गया है। उसके बाद में ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, जिसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग में शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, ये पूरा परिवार ने जिले में अपनी विरासत बिछा रखी है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस सीट को लेकर। जी ठीक है नदीम, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी। तो मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। बदमाश के बच्चे की अपहरण कर हत्या की थी। तो बच्चे की अपहरण कर इसकी हत्या की थी। तो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की है बदमाश की। तो कई वक्त से वांछित चल रहा था ये बदमाश। तो मुठभेड़ में गोली लगने से ये बदमाश घायल हुआ। तो बदमाश ने बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। तो 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो वांछित ये बदमाश आरोपी था एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का, और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हाथ ये बदमाश चढ़ गया। तो 25,000 का ये इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। तो बदमाश ने बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। तो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी की है बदमाश की।
तो 25,000 का बदमाश, इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। तो बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या का मामला इस बदमाश पर दर्ज था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। देखिए, काफी वक्त से वांछित चल रहा था 25,000 का ये इनामी बदमाश, जिसके ऊपर एक बच्चे का अपहरण कर हत्या का आरोप था। देखिए, जो गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके में 11 साल की मासूम बच्ची खुशी का अपहरण हुआ था और 30 लाख की फिरौती मांगने के बाद बुलंदशहर में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे ही मामले में गाजियाबाद पुलिस के ऊपर काफी सवालिया निशान भी उठे थे और पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए 3 लोगों को, बबलू जो कि उसका पड़ोसी था और उसके 2 दोस्त अमित और गंभीर, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो एक चौथा बदमाश था जिसका नाम शिविन था, जिसने ही खुशी यानी कि 11 साल की जो बच्ची थी उसकी हत्या की थी, उस मामले में वो फरार था और वांछित चल रहा था। और गाजियाबाद पुलिस लगातार इस बदमाश की तलाश में थी और आज क्रॉसिंग इलाके में इस बदमाश की मुठभेड़ पुलिस से हुई और पुलिस मुठभेड़ में जब बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की और उसके बाद जो शिविन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शिविन वही व्यक्ति है जिसको किडनैप करने के बाद सौंपा गया था बच्ची को और उसने ही उसकी गला दबाकर हत्या करके जो बुलंदशहर है उसके सराय सबली में उसको फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है यादराम, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। सरकारी अस्पतालों की दवाइयों के खुले बाजार में बेचने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। सक्रिय सदस्यों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां बरामद हुई है। चौक ओवरब्रिज पुल मंडी पर चौक लखनऊ से यह गिरफ्तारी हुई है। तो सरकारी अस्पतालों की दवाइयों को बेचते हुए यह गिरोह सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां बरामद हुई है। तो चौक ओवरब्रिज फूल मंडी चौक लखनऊ से यह गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की है। तो यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता, लगातार इसकी तलाश यूपी एसटीएफ कर रही थी। तो सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।